चैप्टर है हमारा आज द इंटरव्यू। अब बेसिकली द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज में से इसे लिया गया, इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, जिसको लिखा हुआ है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ठीक है, और दो पार्ट में डिवाइड है ये चैप्टर। फर्स्ट पार्ट में डिफरेंट ऑथर्स राइटर्स के व्यूज दिए गए हैं, किसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में, व्हाट दे थिंक अबाउट इंटरव्यू, और एक छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है इंटरव्यू का, उसके प्रोज एंड कॉन्स से रिलेट करते हुए। सम ऑफ दी सेलिब्रिटीज लाइक द इंटरव्यू, सम डिडंट। ठीक है ना, तो उसके बारे में दिया हुआ है। और सेकंड पार्ट में एक इंटरव्यू दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ बालगाना, इटली के प्रोफेसर उम्ब्रटो इको, उनका, और जिनका इंटरव्यू लिया हुआ है मुकुंद पद्मनाभन, जो द हिंदू के कॉरेस्पॉन्डेंट है। तो उसमें एक एग्जैक्टली इंटरव्यू को दिखाया हुआ है आपके एग्जाम्पल के लिए कि कैसा इंटरव्यू होता है। तो फर्स्ट पार्ट की जब हम बात करते हैं तो पता था कि भाई लगभग 130 ईयर्स हो चुके हैं इंटरव्यू के इन्वेंशन के। कितने? 130 ईयर्स अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक हम लेके चल रहे हैं, और कॉमन हो चुका है जर्नलिज्म के अंदर बहुत। ठीक है, टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी जो भी लिटरेट है, जो पढ़ा लिखा है, उसने कहीं ना कहीं इंटरव्यू रीड किया होगा अपनी लाइफ के अंदर। समटाइम्स कुछ लोगों ने दिया भी होगा इंटरव्यू। थाउजेंड्स ऑफ सेलिब्रिटीज इंटरव्यूड हुए ओवर द इयर्स, और कुछ लोग रिपीटेडली रेगुलरली इंटरव्यू देते रहते हैं। सो इट इज हार्डली कोई सरप्राइजिंग नहीं है। सबके इंटरव्यू के अपने फंक्शंस हैं, अपने मेथड्स हैं, मेरिट्स हैं, जो कि सब अलग अलग मानते हैं। कहता है यहां, अब देखिए यहीं से क्वेश्चन निकलता है सबसे पहले, इंटरव्यू जर्नलिज्म के अंदर क्या रोल प्ले करता है, कितनी वैरायटी रहती है, ये सब चीजें क्वेश्चन में आपके निकलती है। सम ऑफ द हाईएस्ट में कुछ लोगों के एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम रहे हैं, कुछ इसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ ट्रुथ, सच्चाई निकलवानी है तो इंटरव्यू ले लो भाई। ठीक है, अब कुछ लोग इंटरव्यू में भी झूठ बोल देते हैं, बड़े क्रांतिकारी किस्म के इंटरव्यू होते हैं, फिक्स किए हुए होते हैं इंटरव्यू के ऊपर। ठीक है ना, तो वहां पे अलग हो जाता है। और एंड इट्स प्रैक्टिस एन आर्ट, कुछ लोग ये मानते हैं इट इज एन आर्ट। सेलिब्रिटीज के अपने अपने व्यूज हैं, कुछ इसको विक्टिम मानते हैं अपने, और कभी अपनी लाइफ में चाहते ही नहीं कोई इंटरव्यू लो, बिकॉज इंटरव्यूअर जो होता है ना, एक तरह से आपकी पर्सनल लाइफ में एंट्री कर जाता है, अनवांटेड इंसर्शन हो जाता है लाइफ के अंदर। और कुछ लोग फील करते हैं, बड़े डिमिनिश फील करते हैं, बड़ा लो फील करते हैं, जस्ट बिकॉज एक इंटरव्यूअर आपकी कुछ ऐसी बातें पूछ लेता है जो आप कभी भी पब्लिक में नहीं आने देना चाहते। तो यहां पे उन्होंने बताया कि एक प्रिमिटिव कल्चर में जैसे ये माना जाता था कि एक फोटोग्राफ अगर आप बनवा लेते हैं, एक आपका पोर्ट्रेट बना लेता, तो ऐसा होता था कि जैसे सोल को स्टील कर लिया गया, तो लोग इसको बनवाते नहीं थे। तो एक इंडियन ओरिजिन के नोबेल प्राइज विनर है लिटरेचर के, वीएस न्यूपॉल, इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडियन नहीं है। इनके बाप दादा कभी गए थे अमेरिका, दे सेटल्ड ओवर देयर। और हम लोगों की ना एक बड़ी खास बात है, हमें इंडियन ओरिजिन कहीं भी दिख जाए पागल हो जाते हम, कहीं तो अपना ही बंदा, भले ही उसकी 3 जनरेशन बीत गई हो वहां, लेकिन उन्हें फीलिंग यही आती है। और जो यहां बैठ के ग्रेट काम कर रहे हैं उसको कहते हैं ये तो चोर है। ये हमारी एक खास बात है। तो वीएस न्यूपॉल की बात करें तो ही फील्स दैट सम पीपल आर वोंडेड बाय द इंटरव्यू एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। उनका ये मानना है, उनके व्यूज है, सम पीपल आर वोंडेड, हार्ट हो गए भाई, वुंडेड हो गए। ठीक है ना। अब इसके बाद लुइस कैरोल की बात होती है, एलिस इन वंडरलैंड, बच्चों की बड़ी फेमस नॉवल है, इसके ऊपर सीरियल भी बना हुआ है। ठीक है, वो कहता है जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। इसने अपनी लाइफ में कभी भी कंसेंट नहीं दिया इंटरव्यू देने का, नेवर कंसेंटेड फॉर एन इंटरव्यू। इतना हॉररलाइज्ड कर रखा था, इतना बड़ा चढ़ा रखा था कि किसी एक्वेंटेंस को, किसी इंटरव्यूअर को, और जो रेगुलरली ऑटोग्राफ के लिए आते रहते थे उनको भी अवॉइड करता था। और उसके बाद जब वो अवॉइड हो जाते थे, चले जाते थे, तो उनको साइलेंस करने की सक्सेस स्टोरी बड़ी खुशी से बताया, आज देखो मैंने इतने लोगों को बेवकूफ बना दिया, किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, कि सबसे बच के आ गया। तो दैट वाज द काइंड ऑफ थिंग ही वाज हैविंग। बड़ा अम्यूज्ड होता था, बड़ा सेटिस्फाइड रहता था। अब इसके बाद हम बात करते हैं रुडवर्ड किपलिंग की। रुडवर्ड किपलिंग, जंगल बुक, यू नो जंगल बुक। हाँ, तुम तो सबसे ज्यादा जानते हो जंगल बुक के बारे में, सीधे वहीं से आ रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर बताएं तो ये बड़े कंडमनेटरी एटीट्यूड रखते हैं इंटरव्यूअर के लिए। इनकी वाइफ थी कैरोलाइन,
एक दिन ये अपनी डायरी में एंट्री करती है 14 अक्टूबर 1892 को, हर डे बीइंग wrecked by 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बॉस्टन। wrecked वर्ड यूज किया, डिस्ट्रॉयड बुरी तरह से तहस नहस, शिप के साथ यूज करते हैं हम, शिप के wrecked तहस नहस हो गई, कहता डे को wreck कर दिया इसने। अब वो क्या कहती है, उनका बेसिकली रीजन क्या है, कहता है व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, कहता है आप लोग मेरे से कहते हैं क्यों मैं रिफ्यूज करती हूँ, बिकॉज ये एक ऑफेंस है इन पर्सन, एक असॉल्ट है ये। जितनी पनिशमेंट किसी को असॉल्ट करने पे मिलनी चाहिए उतनी ही इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर पनिशमेंट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइफ में कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन ना इंटरव्यू मांगेगा ना ही देगा। याट किपलिंग जो है ना, बेसिकली खुद कई साल पहले H.G. वेल्स का इंटरव्यू लेते हैं, मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लेते हैं, सॉरी, खुद जाके लेके आते हैं। तब तक सब ठीक था, लेकिन अपने ऊपर पड़ी तो ठीक नहीं है, ये अच्छी बात थोड़ी ना। इसके बाद बात होती है मार्क ट्वेन की, उन्होंने इन्होंने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था। इसके बाद H.G. वेल्स, ठीक है, इन एन इंटरव्यू इन 1894, बात करते हैं इंटरव्यूइंग ऑर्डर्स की। इंटरव्यूइंग ऑर्डर्स बोले तो डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, तकलीफ, ठीक है ना। कहता है बट एक फेयरली फ्रीक्वेंट, लेकिन खुद इंटरव्यू ही रहे। 40 साल बाद देखा तो ये इंटरव्यू ले रहे हैं किसका, जोसेफ स्टर्लिंग और शॉबेलो का, ठीक है, एंड हु कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन्स, जो खुद परमिशन देते हैं कई बार, एंड नेवरदलेस वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यूज एज बीइंग थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। ये लाइन को अंडरलाइन कर लेना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ, देखो ये किसी पढ़े लिखे व्यक्ति ने इंग्लिश लिखी हुई है बुक के अंदर। मैथमेटिक्स को देखना जरा इसकी, ये लग रहा है कोई इंटेलिजेंट सा बंदा जी का पेपर दे करके आया, मैथ में फेल हुआ, उसने इसकी काउंटिंग की है 1 2 3 6 5। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 3 के बाद वाला 6 जो आता है मैथ में, ठीक है, अपनी टेक्स्ट बुक देखिए, मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ कुछ, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, थिंक एज यू रीड, पेज नंबर 69 जो मेरे पास बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है 3 के बाद, ठीक है, उसमें लिखा है व्हाई डू यू थिंक दैट द एक्सप्रेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप पे थंबप्रिंट्स, ठीक है। तो यहां वो बात कर रहे हैं, Yet despite the drawbacks इंटरव्यू के, ये माना जाता है ये वन ऑफ द मोस्ट सर्विसेबल मीडियम इन कम्युनिकेशन। आजकल की बात करें तो आप विविड एक्सपीरियंस लेते हैं, आप किसी कंटेम्प्रेरी के बारे में जानना है तो सबसे आसान तरीका है आप उसका इंटरव्यू देख लीजिए। किसी भी कंटेम्प्रेरी के बारे में, कंटेम्प्रेरी होता है एक ही युग के जो लोग हैं, एक ही समान टाइम में जो लोग हैं उनके, जैसे डेनिस ब्रैंड लिखते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ ए मोमेंट रीच्ड अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर। बिकॉज दिस द इंटरव्यूअर होल्ड्स ए पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये जो इंटरव्यूअर है ना, ये है, अगर ये फिक्स नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इंटरव्यू बहुत क्रांतिकारी होगा, समझे? ये क्रांतिकारी वर्ड, विशेष वर्ड है इसके लिए, ठीक है ना, बताऊंगा क्यों। तो अल्टीमेटली यहां होता क्या है, इंटरव्यूअर प्लेज ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल। अब अच्छा ये पार्ट हमारा खत्म हुआ, इसके अंदर से हमारा सिंपल प्रोज एंड कॉन्स इंटरव्यू के, इससे रिलेट क्वेश्चन आता है, या फिर ज्यादा क्वेश्चन देंगे तो किसी सेलिब्रिटी के व्यूज पूछ लेंगे भाई। इस चैप्टर में, इस पार्ट में, नॉट चैप्टर, इस पार्ट में इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब देखिए सेकंड पार्ट, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, क्या मुकुंद पद्मनाभन एक इंटरव्यू ले रहे हैं, किसका? उम्बर्टो इको, यूनिवर्सिटी ऑफ बेलग्राना, इटली। बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटी, 150 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है ये, करीब बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी, फेमस यूनिवर्सिटी है इटली की, 150 साल पुरानी, ठीक है। 300-400 साल पहले हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी गई थी। इनकी यूनिवर्सिटी होती नहीं थी, उससे पहले तो हमारी जला दी गई थी नालंदा, ठीक है ना। ये अपने आप को कहते हैं हम इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी से। तो कहते हैं फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इंटरव्यू ऑफ द उम्बर्टो इको, द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू। द हिंदू न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, जिसमें कोई भी हिंदू वाला काम नहीं है, ठीक है, कम्युनिस्ट चलाते हैं इस न्यूज़पेपर को। प्रोफेसर है ये, इनकी एक रेपुटेशन है। अब देखिए थोड़ा सा इनके बारे में पता होना आपको जरूरी है। ये लिखते क्या है, लिटरेरी
फिक्शन लिखते हैं, एकेडमिक टेक्स्ट लिखते हैं, एसेज लिखते हैं, चिल्ड्रन की स्टोरीज लिखते हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स लिखते हैं, और खास तौर से ये बात करते हैं 1980s के अंदर जो है ना, इन्होंने एक इंटेलेक्चुअल सुपर स्टारडम मिलता है, इनकी एक नॉवल आती है जिसका नाम होता है नेम ऑफ द रोज, और इसकी 10 मिलियन कॉपीज बिक जाती है भाई। अनएक्सपेक्टेड थी, फिर भी बिक जाती है। अब मुकुंद पहला क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं भाई इंग्लिश नॉवलिस्ट है आप, और साथ में एकेडमिक भी है जिनका नाम है डेविड लॉज। कहते हैं मेरे को नहीं समझ में आता हाउ दिस पर्सन कैन राइट सो मच डिफरेंटली। कहता है कि भाई एक ही बंदा इतनी अलग अलग चीजें कैसे लिख सकता है। उम्ब्रेटो इको कहता है भाई उनको लगता है मैं कुछ अलग लिख रहा हूं, बट इनफैक्ट द फैक्ट इज दैट मैं तो एक ही चीज लिख रहा हूं। कहता है आई एम कन्विंस्ड दैट आई एम डूइंग द सेम थिंग। कहता है व्हाट इज, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? भाई सिंपल सी बात है, कहता है मेरी फिलोसफिकल इंटरेस्ट सेम है, फिलोसफिकल इंटरेस्ट सेम है। जब मैं बच्चों के लिए लिखता हूं, ठीक है, तो मैं नॉन वायलेंस और पीस को लेके लिखता हूं, और यही बंच ऑफ एथिक्स मैं बड़ों के लिए लिखते हुए लिखता हूं, नॉन वायलेंस और पीस, यही एथिक्स बच्चों के लिए लिख रहा हूं, वही बड़ों के लिए, बस लेवल का ही तो अंतर है और कुछ थोड़ी ना है। और कहता देन एक सीक्रेट भी है, दिस सीक्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहता मैं जो हूं ना लाइफ में एम्प्टी स्पेसेस को यूज करता हूं। सपोज कीजिए आप मेरे पास आ रहे हो, जब तक आप नीचे से ऊपर एलिवेटर से मेरे पास आओगे इतनी देर में मैं एक आर्टिकल लिख लेता हूं। इस एम्प्टी स्पेसेस को मैं यूज क्या बोलता हूं? इंटरस्टाइट्स, इंटरस्टाइट्स, ठीक है। कहता है ये जगह मैं बहुत यूज करता हूं, और दैट इज द पॉइंट कि मेरे पे टाइम निकल आता है लिखने के लिए। तो मुकुंद कहता भाई हर कोई तो ये नहीं कर सकता ना, एवरीबडी। कुछ लोग तो इतनी देर में एक मोबाइल निकाल के गेम खेल लेंगे, या 2 क्लासों के बीच में 10 मिनट इतनी देर में तो गेम खेल लेते हैं, एक इंस्टा पे रील डाल देते हैं, स्टोरी शेयर कर देते हैं, स्नैपचैट पे ही कुछ डाल देते हैं, कुछ नहीं मिला तो वो टाइम का यूज करने वाली बात है, ठीक है ना। एंड योर नॉन फिक्शनल राइटिंग की बात करें तो आप बड़ा स्कॉलरी वे में लिखते हैं, बड़ा प्लेफुल और पर्सनल क्वालिटी है आपकी। ये स्टाइल क्या आपने बड़ा विच इज डी पर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग होता है। कहता क्या आपने जो इनफॉर्मल वे लिया है लिखने का, ये कॉन्शियसली अडॉप्ट किया आपने, इसको जानबूझ करके आपने, या फिर ये नेचुरल है आपका? कहता मैं इसके लिए आपको एक चीज समझाता हूं भाई। जो मैंने पहला अपना डॉक्टरल डिसर्टेशन सबमिट किया इटली के अंदर, जो मेरे प्रोफेसर्स थे ना, वो कहते हैं भाई जनरली होता क्या है, स्कॉलर क्या करते हैं, ये समझना, ये प्रैक्टिकली ये होता है, ऐसे ही है। स्कॉलर्स लर्न ए लॉट ऑफ ए सर्टेन सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, बहुत सी फॉल्स हाइपोथेसिस निकालते हैं, फिर उसको करेक्ट करते हैं, फिर उनका कंक्लूजन लिख देते हैं। सब कुछ सही है, जबरदस्ती उसमें गलतियां निकालेंगे, फिर उनकी करेक्शन करेंगे, फिर कंक्लूजन लिखेंगे। कहता लेकिन कहता मैंने क्या किया, ऑन द कंट्री मैंने किया क्या, मैंने अपने ट्रायल्स और एरर्स साथ साथ लिखी, जो मेरे ट्रायल्स थे और एरर्स थे वो साथ साथ लिखे। एट द सेम टाइम मेरा जो प्रोफेसर थे वो मेरे वर्क को इतना लाइक करते हैं, वो पब्लिकेशन के लिए भेज देते हैं उसे। तो कहता है एट द एज ऑफ 22 मेरे को ये समझ में आ गया स्कॉलरी बुक लिखी कैसी जाती है, स्कॉलरी बुक लिखी किस वे में जाती है। दिस इज, कहता है इसीलिए मेरे जो एसेज होते हैं ना वो नैरेटिव वे में होता है, मैं नैरेशन के तरीके से लिखता हूं, और प्रोबेबली इसीलिए जो है ना मैं नॉवेल्स भी लिख पाया। हाँ ये है, मैंने 50 इयर्स के आसपास मेरी एज थी तब पहली बार नॉवल लिखी है। कहता मेरे को याद है मेरे एक फ्रेंड थे रोलैंड ब्रैथ्स, कहता है ये हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते थे। कहता है ये एसेज थे लेकिन वो नॉवल लिखना चाहते थे, कभी नॉवल लिख नहीं पाए, ऐसे छोटे छोटे एसेज लिख पाते थे, नॉवल नहीं लिख पाए। वांटेड टू बी ए क्रिएटिव राइटर, कहता है एक ना एक दिन लिखना चाहते लेकिन डेथ हो गई, बट वो लिख नहीं पाए। नेवर, उनकी फ्रस्ट्रेशन हमेशा बनी रही, कभी खत्म नहीं। बट मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। कहता मैंने नॉवल लिखना बाय एक्सीडेंट शुरू हुआ। बाय एक्सीडेंट शुरू होने का मतलब ये नहीं कि जाके ट्रक से टकराया उसके बाद लिखना शुरू किया, बाय चांस, बाय एक्सीडेंट इज हियर, बाय चांस। कहता एक दिन संडे को मैं खाली बैठा हुआ था, संडे नहीं एक दिन खाली बैठा हुआ था, और जो है मैंने क्या किया, बेसिकली नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माय टेस्ट ऑफ नरेशन, मैंने लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि नैरेटिव वे में तो लिखता ही था, तो मैं नॉवल लिखता चला गया कंटिन्यूएशन में। अब मुकुंद कहता नॉवल की बात करें तो आपका एकेडमिक्स के अंदर अगर हम देखें तो आपने बहुत सारे नॉवल में, आपने जो नॉवल लिखा आपका पब्लिकेशन था एक
द नेम ऑफ द रोज। कहता है आपने 5 नॉवेल्स उसके अलावा और भी लिखे और स्कॉलरी वर्क भी लिखा। लगभग आपने नॉन फिक्शन 20 के करीब स्कॉलरी वर्क लिखा। 20 नहीं भाई, 40 से ज्यादा। कहता है अमंग देम, इसमें सैमुअल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमेटिक्स। अब सेमेटिक्स बेसिकली साइन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। सेमेटिक्स इज द साइन लैंग्वेज, ठीक है। और कहता है आस्क मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोगों से पूछो भाई उम्ब्रेटो इको कौन है, तो सबके सब बोलते हैं भाई नॉवलिस्ट है वो। तो क्यों, जिसकी 10 मिलियन नॉवल बिक गई हो तो नेचुरल सी बात है उसे नॉवलिस्ट ही बोला जाएगा, ठीक है। डज दैट बॉदर यू, क्या ये आपको बॉदर करता है? और कहता है यस बिल्कुल करता है। क्यों, रीजन समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहता मैं एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं हु राइट्स नॉवल ऑन संडेज। इट इज नॉट ए जोक। आई कंसीडर माई सेल्फ एज ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवल ऑन संडे। संडे का मतलब यहाँ केवल वो वीक वाला संडे नहीं है, हॉलीडे, जब मेरा नॉन वर्किंग डे होता है मैं तब लिखता हूँ, ठीक है। और इट इज नॉट ए जोक। कहता है मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में जाना पसंद करता हूँ रादर देन पेन का क्लब और राइटर्स की मीटिंग में, और मैं इसलिए अपने आप को एकेडमिक कम्युनिटी से जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ, ठीक है। बट ओके, लेकिन पॉइंट ये है कि ज्यादातर लोग जो है मेरी नॉवेल्स को पढ़ते हैं, नॉवेल्स तक रीच है, ठीक है ना। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि 1 मिलियन लोग जाकर के सेमेटिक्स को रीड करें, और मैं 1 मिलियन लोगों को एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकता कि इतने सेमेटिक्स। तो नॉवलिस्ट मुझे बोलते हैं तो कोई दिक्कत भी मुमकिन। कहता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेम ऑफ द रोज के बारे में बात करें तो बड़ी सीरियस नॉवल है ये। इसमें डिटेक्टिव यार्न भी है, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर मेटाफिजिक्स भी है, थियोलॉजी भी है, मेडिवल हिस्ट्री भी है, ठीक है। येट फिर भी इसको इतनी ह्यूज ऑडियंस मिली। क्या आप इससे पजल्ड नहीं हो? ध्यान रखना, पजल्ड वाला पॉइंट। उससे ऊपर तो नेम ऑफ द रोज के अंदर क्या क्या कंटेंट है वो मेंशन हो गया। पजल्ड, कहता सर पजल्ड होने का काम मेरा नहीं है। पजल्ड होते हैं जर्नलिस्ट और ज्यादा से ज्यादा पब्लिशर्स। कहता है ये जो जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स है ना, उनको लगता है लोगों को लाइक ट्रैश, हल्का कचरा सा पसंद है। डोंट लाइक डिफिकल्ट राइटिंग लोगों को पसंद नहीं है। कंसीडर, कहता आप सोचिए इस अर्थ पे 6 बिलियन लोग रहते हैं, ठीक है। और नेम ऑफ द रोज करीब 10 से 15 मिलियन कॉपी बिकती है। कहा 6 बिलियन और कहा 10 से 15 मिलियन। कहता तो एक छोटा सा पार्ट है जिस तक मैं पहुंचता हूं। और सबसे बड़ी बात ये जो परसेंटेज है, स्मॉल परसेंटेज, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्हें इजी चीजें पसंद नहीं है। इन्हें इजी चीजें पसंद नहीं है। या फिर ये भी कह सकते हैं ये पूरे दिन एक जैसी चीज पसंद नहीं करते। कहता मैं खुद जो हूं रात को खाना खाने के बाद 9 बजे के बाद जो है ना, मियामी वाइस या इमरजेंसी रूम जैसे सीरियल देखता हूं। आई एंजॉय इट एंड आई नीड इट। लेकिन कोई कहे पूरे दिन यही देखो, पहले अपने आप जैसे CID आता था। एक बंदा मैं जानता हूं जिसको कोई काम नहीं था, टीवी के सामने खाली बैठा है, कोई काम नहीं है, टीवी चलाओ CID देखना, बस CID के अलावा कुछ देखता ही नहीं था, ठीक है। एक ही बंदा था वो, ठीक है। आजकल तो टाइम ही नहीं होता। तो मुकुंद कहता ये जो ह्यूज सक्सेस है नॉवल की, क्या इसका मिडविल हिस्ट्री से रिलेट होती हुई नॉवल से कोई लेना देना है? कह रहा भाई पॉसिबल है भी, बट मैं आपको एक चीज बताऊं, बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरी लाइक चाइनीज वाइज मैन। अब देखो ये चाइनीज वाइज मैन भी होने लग गए, ठीक है। एक अमेरिकन, मेरी जो अमेरिकन पब्लिशर थी ना, जब मैंने उसको बुक दिखाई तो कहती मेरे को बुक तो बहुत अच्छी लगी है आपकी, बट पॉइंट इज दिस, मैं 3000 से ज्यादा कॉपी इसकी नहीं आपको पेमेंट करूंगी। रीजन बीइंग, कहता है बेसिकली कैथेड्रल और लैटिन स्टडीज जो है ना बड़ी टफ रहती है। कहता है हर कोई इसको पसंद नहीं करता, लैटिन टफ लैंग्वेज है, हर कोई नहीं पढ़ पाता। कहता है सो आई वॉज गिवन एन एडवांस ऑफ 3000 कॉपीज, बट इन द एंड अकेले यूएस में मेरी 2 से 3 मिलियन कॉपीज सेल आउट हो जाती है, ठीक है। ए लॉट ऑफ बुक्स, कहता है मेरी बुक से भी पहले मिडवेल हिस्ट्री पे बहुत सारी बुक लिखी गई है। कहता आई थिंक ये जो सक्सेस है ना बुक की, हमेशा मिस्ट्री रहती है, ठीक है ना। नोबडी कैन प्रिडिक्ट, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आई थिंक
आई हैड रिटन नेम ऑफ द रोज, कहता सोचिए अगर मैंने ये 10 साल पहले लिखी होती या 10 साल बाद लिखी होती, ये वैसी सक्सेस नहीं ले पाती। वाई इट वर्कड एट दैट टाइम इज ए मिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए ये चैप्टर बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, सीक्वेंस में सीधे सीधे इंटरव्यू में देखिए एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन कनेक्ट कर रहा है। इसकी समरी में आप देखोगे तो सबसे पहले जो पार्ट निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, आपने नेम ऑफ द रोज के ऊपर क्वेश्चन करना ही करना है। उम्ब्रेटो इको अपने आप को नॉवलिस्ट क्यों मानते नहीं है रादर देन एकेडमिक, ठीक है, और उनकी राइटिंग स्टाइल के बारे में, ये 3 पार्ट अगर हम कर लेते हैं तो उम्ब्रेटो इको वाला सारा पार्ट कवर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा आपके पास काम है नहीं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारे सारे ये मेन पॉइंट्स हैं, इनको आप एक बार ब्रीफली सम अप कर लीजिएगा, ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है।